हेलो दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए प्रश्न पर आधारित मैं आज पॉलिटिकल के 50 प्रश्न लाया हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। मतलब समय से पहले लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास में होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री के पास में, इसके पास में भी नहीं होता है। और राष्ट्रपति के पास में जो है, इसमें इसके भी पास नहीं होता है। हाँ, राष्ट्रपति के पास में होता है। किसके पास में होता है? राष्ट्रपति के पास में होता है, क्योंकि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल कितना, आर्टिकल 85, भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है समय से पहले। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं लोकसभा से कुछ और प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हें भी आप ध्यान में रख लीजिए। फटाफट आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, आप लोग नोट करते चलिए। दोस्तों, लोकसभा को हम लोग निम्न सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सभा कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूर्खों का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्खों का सदन भी हम लोग किसको कहते हैं? लोकसभा को ही कहते हैं। और लोकसभा को हम लोग जनता का भी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं। या इसको हम लोग युवा का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युवा का सदन भी कहते हैं। या इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं। तो इतने सारे नाम से हम लोग किसको जानते हैं? लोकसभा। अगर वही बात करें कि लोकसभा LS यानी कि लोकसभा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आता है, तो दोस्तों यह आर्टिकल नंबर 81 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल नंबर 81 में आता है। जबकि आर्टिकल नंबर 80 कितना, आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा बताता है। राज्यसभा कितना, आर्टिकल नंबर 80 में आता है। जबकि संसद देख लीजिए दोस्तों, संसद जो है आर्टिकल नंबर 79 में आता है। कितने में आता है? 79 में आता है। यह भी बात आप याद रख लीजिएगा। और राष्ट्रपति जो है क्या, आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है 11 नंबर का, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। दोस्तों, राज्यसभा को जो भंग किया जा सकता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? लोकसभा द्वारा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और संवैधानिक संशोधन के द्वारा किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से किसी के द्वारा दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। आप लोग को पता ही है, कभी भी मैंने आपको बताया राज्यसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत में आता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी है। दोस्तों, भारत का जो राज्यपाल होता है वो अपने कार्य के लिए जो उत्तरदायी है। ऑप्शन आप लोग पढ़िए, राज्य विधायिका के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य का जो राज्यपाल होता है वह जो होता है राष्ट्रपति के प्रति अपने कार्यों का उत्तरदायित्व निभाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है इस पद के बारे में, तो आपको बताना है कि 153। कितना? 153 है। ये बात याद रख लीजिएगा। और दोस्तों, एक कथन याद रख लीजिएगा, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक तोते के समान है। पूछेगा कि यह कथन किसने कही थी, तो यह कथन कही थी सरोजिनी नायडू। कौन कही थी? सरोजिनी नायडू। दोस्तों, ये सरोजिनी नायडू वही है जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, या कहिए या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कहिए, तो ये वही सरोजिनी नायडू है। इन्होंने ही यह बात कही थी। और राज्यपाल की नियुक्ति पूछेगा कौन करता है, तो दोस्तों इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति खुद करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप लोग मेरी बातों को आराम से सुनते चलिए और रिवीजन करते चलिए। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, दोस्तों जो राज्यपाल का जो कार्यकाल जो होता है दोस्तों, कोई फिक्स नहीं होता है, कोई समय नहीं होता है। कोई फिक्स समय इसका नहीं होता है। और अगर इसका वेतन का बात पूछे तो राज्यपाल का जो वेतन होता है 3.5 लाख। कितना होता है? 3.5 लाख। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 13 नंबर का, निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है। दोस्तों, न्यायपालिका का कार्य पूछ रहा है, तो न्यायपालिका का कार्य को आप देखिए क्या, कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं है। तो दोस्तों, न्यायपालिका का कार्य क्या नहीं है, तो ऑप्शन देखिए, नागरिक के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना, राज्य व केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, और दूसरा है अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना, और वाद जारी करना। तो दोस्तों, न्यायपालिका का जो कार्य है वो कौन नहीं है?
तो नागरिकों का अधिकार के लिए विभाग की तरह कार्य करना, हाँ ये भी कार्य है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये काम न्यायपालिका का है। कौन नहीं है? तो दोस्तों ये जो है राज्य और केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करने का काम जो है, यह कार्य दोस्तों न्यायपालिका का नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? राज्य और केंद्र के मध्य जो कोई भी विवाद हो जाता है उनसे निपटारा करने का कार्य नहीं है। इनके लिए दोस्तों बनाया गया है अंतर्राज्यीय परिषद। क्या बनाया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद बनाया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद दोस्तों आर्टिकल 263 किसमें आता है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में है। क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। और यही क्या करता है? केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का निपटारा करता है। और न्यायपालिका यही कार्य जो है किसका नहीं है? न्यायपालिका का नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? दोस्तों न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार प्राप्त है दोस्तों, वो किसको प्राप्त है? तो न्याय करने का जो समीक्षा का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास में भी नहीं है, प्रधानमंत्री के पास में भी नहीं है, सांसद के भी पास में नहीं है। राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 52, ये बात याद रख लीजिएगा। और इसका भी नहीं है। तो कौन है? तो न्याय कौन करता है? तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों उच्च न्यायालय की बात करें, ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 214 के तहत क्या है? उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया है। और आर्टिकल 124 का संबंध भी किससे है? सुप्रीम कोर्ट से है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। दोस्तों एक नागरिक का जो मौलिक कर्तव्य है कहता है कि इसमें क्या शामिल है, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप लोग आँख कान पूरा ध्यान लगा दीजिए इस वीडियो में, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगर बात करें कुल मौलिक कर्तव्य की, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों वर्तमान में जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कितना? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इनके द्वारा दोस्तों जो था मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। पूछेगा किसके सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया था। उस समय दोस्तों टोटल कितना मौलिक अधिकार था? उस समय दोस्तों टोटल 10 ही मौलिक अधिकार था। कितना था? 10 था। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? अभी मैंने बताया कि वर्तमान में 11 है। कितना है? वर्तमान में 11 है। अच्छा दोस्तों यही जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों है, इसका क्या नाम है? शिक्षा है। क्या नाम है? शिक्षा नाम है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? शिक्षा है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको लागू किया गया था। आप ये बात याद रख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं। आप लोग आँख कान पूरा ध्यान लगा करके सुनिए क्या क्या सब है हमारे टोटल मौलिक कर्तव्य जो 11 है, सबका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, संविधान भारतीय संविधान होगा। भारतीय संविधान का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है। संविधान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले लोगों को अपने दिलों में बसाकर रखना है। तीसरा जो है मौलिक कर्तव्य है देश के प्रतिष्ठा एवं अखंडता को बना के रखना है। चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करना है चाहे जान क्यों नहीं चल जाए। और पांचवा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो है भाईचारा को बनाए रखना है। जो छठा हमारा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो है देश के गौरवशाली इतिहास को बनाए रखना है। जो सातवां हमारा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वह है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। आठवां हमारा जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। जब नौवां हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वह है सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना है। 10वां है सब लोग साथ साथ मिलकर आगे बढ़ो ताकि देश आगे बढ़ेंगे। 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है अभिभावक का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजे। दोस्तों ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां क्या मैंने आपको क्या बताया कि सभी अभिभावक को, सभी गार्जियंस को यह अधिकार है कि अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजे। तो चलिए बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है कि संविधान के राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्भिद के प्रति श्रद्धा। हाँ मौलिक कर्तव्य 1 में मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, भाड़ में जाए राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा। मैंने 11 में कहीं बोला? अभी 11 जो मैंने आपको बताया मौलिक कर्तव्य कहीं मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, तो ये भी गलत है। सरकार के प्रति श्रद्धा, ये भी बात गलत है, ये भी तो मैंने आपको नहीं बताया। तो अगला देखिए क्या, देखिए इनमें से सभी। तो ये हाँ ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा कि दोस्तों 1 में मौलिक कर्तव्य 1 में है कि हमारा राष्ट्रीय झंडा का क्या करना है? हमको सम्मान करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है।
राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। दोस्तों, जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उस चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो कौन इसका निपटारा करता है, तो यही क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो ऑप्शन देखिए, मुख्य निर्वाचन आयोग, तो ऑप्शन 2 है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन 3 है संसद को, किसको, सांसद को, और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार होता है, सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाए, उनके बारे में जाने पड़ताले। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, चलिए, संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में है, क्या यह संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। ऑप्शन 2 में है, संसदीय नियमों द्वारा सृजित किया गया है। ऑप्शन 3 में है, संविधान से अलग प्रावधान है। इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, ये जो है संसदीय नियम द्वारा उपराष्ट्रपति का जो पद है ये संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्योंकि हमारा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकती है। दोस्तों, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बिल्कुल बर्खास्त कर सकती है। ऐसे ना अपने मन से नहीं कर सकती है, कर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन आर्टिकल 53 जस्ट क्या क्या करता है, राष्ट्रपति का हाथ पैर को बांध देता है। कहता है कि राष्ट्रपति अपना शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा करेगा, अपने द्वारा चुने गए अधीनस्थ अधिकारी यानी मंत्रिमंडल की सहायता से करेगा। और मंत्रिमंडल का मालिक कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और वो प्रधानमंत्री की सहायता से ही कर सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका 18वां नंबर का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है 19 नंबर का, लोकसभा की सदस्यता की आयु के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम क्या होना चाहिए। दोस्तों, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो है जो भी आदमी जो लड़ेगा तो चुनाव, तो उनका आयु का बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का जो सदस्य होता है वो 25 वर्ष का, कितना होता है, 25 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का अगर कोई सदस्य बनना चाहता है, राज्यसभा के लिए कितना है, 30 वर्ष। तो ये हो जाएगा RS राज्यसभा के लिए, और LS हो जाएगा लोकसभा के लिए। अगर आप राज्यपाल या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ये सब बनना चाहते हैं तो आपको 35 वर्ष का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। अच्छा, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य ये सब बनने के लिए आपको मिनिमम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने अभी भी बताया कि लोकसभा की सदस्यता आपको 25 वर्ष में ही हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितना मैंने एक्स्ट्रा समझाया वो भी आप याद रख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं दिन रात मेहनत करके दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहता हूँ, कि ताकि आप लोगों का सिलेक्शन होता रहे और मेरा भी पढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बनता रहे, मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब मोटिवेशन हमको देता है। तो अगर आपको PDF चाहिए, जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास को 99 लिख करके वीडियो का PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना पूछ रहा है, ये किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो राज्य का स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 2000 में। कब हुआ था, 2000 में हुआ था। दोस्तों याद रख लीजिएगा, 2000 में दोस्तों 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार से अलग हो गया था, तो ये भी बात याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ को हम लोग कहते हैं धान की डलिया, क्या कहते हैं, धान की डलिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। दोस्तों, भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो कब हुआ था, वो हुआ था 1951 में। कब हुआ था, 1951 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, 1952 में। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा का गठन भी पूछेगा कब हुआ था, तो ये भी 1952 में ही हुआ था, ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ।
दोस्तों भारत में पूछ रहा है कि पंचायती राज का आरंभ जो है किस वर्ष में हुआ। दोस्तों पंचायती राज का गठन की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 कितना, आर्टिकल 40 कहता है पंचायती राज के बारे में। और जबकि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा आर्टिकल 243 देता है। कौन देता है? आर्टिकल 243 देता है। आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो हुआ था, और उसी में क्या हुआ था कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में पहला जो है पंचायती राज का जो गठन हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। और पूछेगा कि किसके कहने पे हुआ था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी के कहने पर हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायती राज का गठन भारतीय संविधान के किस भाग का है, तो भाग 9 का है। किसमें है? भाग 9 में है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। पंचायती राज दिल्ली, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में नहीं है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि ऐसा कौन कौन सा जगह है जहाँ पर पंचायती राज नहीं है, तो याद रख लीजिएगा दिल्ली, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में पंचायती राज नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। दोस्तों गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में दिया गया था। ये भी बात याद रख लीजिएगा। और इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग प्रियदर्शनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियदर्शनी भी कहते हैं। और इन्होंने 1975 में क्या लगाई थी? आपातकाल लगाई थी। पूछेगा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल कब लगाई थी? 1975 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है। मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य सबसे पहले जानिए कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कुल अगर मौलिक कर्तव्य का बात अगर पूछे कितना है, तो मूल मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों वो कितना है? 10 है। कितना है? मूल मौलिक कर्तव्य 10 है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक और जोड़ दिया गया था, एक और जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। तो आपको तो याद है, पीछे मैंने आपको बताया था। इसलिए अभी जो है कितना है? 11 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताइए। कि मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह का सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति, विधिक स्वीकृति। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को किसी भी तरह का जो है विधिक स्वीकृति नहीं प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है। काफ़ी शानदार प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो दोस्तों राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो किससे संबंधित है? ये प्रस्तावना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्रस्तावना को दोस्तों हम लोग कहते हैं लघु संविधान। क्या कहते हैं? लघु संविधान भी किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, प्रस्तावना के अंतर्गत पूछेगा क्या आता है, तो DPSP आता है। प्रस्तावना के अंतर्गत क्या आता है? DPSP, जिसको हम लोग कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। किसके अंतर्गत आता है? प्रस्तावना के अंतर्गत आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आपको बताना है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि DPSP भारतीय संविधान के किस भाग में है। ये दोस्तों भाग 4 में है। किस में है? भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व है जो है दोस्तों इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका अनुच्छेद जो है 36 से 51 है। कितना है? 36 से 51 के अंतर्गत आता है। ये भी बात याद रख लीजिएगा। और DPSP कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह वाद योग नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 27 नंबर का। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद
एक साथ प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका दोस्तों क्या संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख को है। दोस्तों संवैधानिक प्रमुख ने पूछ रहा है संघ का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघ के संवैधानिक शक्ति का जो पावर होता है किसके पास में होता है, राष्ट्रपति के पास में होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 52 में है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, और मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं। जी दोस्तों, राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री विशेष को हटा सकते हैं, लेकिन वो ऐसे थोड़ी ना हटा सकते हैं। वो हटाएंगे किसकी सहायता से, प्रधानमंत्री की सलाह से, उनकी मशवरा से वो हटा सकते हैं। इसलिए देखते हैं भारत में कुछ भी होता है तो सब चीज़ जो भी नियम कानून लागू होता है तो राष्ट्रपति को कोई गाली थोड़ी देता है, प्रधानमंत्री को देता है गाली। तो राष्ट्रपति एक मंत्री को हटा सकते हैं किसकी सहायता पर, प्रधानमंत्री की सहायता पर। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है। क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होता है। ऑप्शन है, राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है। दूसरा है, राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। दूसरा फिर है, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का पादेन राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन आप यहाँ बढ़िया से पढ़िए। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो यानी उस कंडीशन में जब राष्ट्रपति नहीं रहता है तब उस कार्य को कौन देखता है, उपराष्ट्रपति देखता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है क्या होता है, राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। राष्ट्रपति जब नहीं होता है तो यह कार्यवाहक के रूप में, किसके रूप में, यह कार्यवाहक के रूप में काम करता है। तब राज्यसभा का सभापति का पद जब उस समय क्या होता है, खाली हो जाता है। और क्योंकि यहाँ जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाता है, लेकिन जो ही राष्ट्रपति आता है तो फिर ये पद खाली हो जाता है, उपराष्ट्रपति अपना राज्यसभा के पद पर बैठ जाता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको मिलना था। तो दोस्तों सोचते हैं कि आपका वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।